देखो, सभी बच्चों का मैं आज फिर से अपनी कक्षा में स्वागत करता हूं और सभी लोग आज का चैप्टर बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि आज का जो चैप्टर हमारा है वो न्यूक्लिक अम्ल है। ये चैप्टर हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। उसके अलावा भी ये हमको परीक्षाओं के लिए भी पता होना चाहिए। ये चैप्टर हर प्रकार से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केमिस्ट्री का भी है और बायो का भी है। आप जब लास्ट पार्ट देखेंगे केमिस्ट्री का तो उसमें भी इससे क्वेश्चन आते हैं और आपका दोहरा लाभ हो जाएगा इसको सीखने से। और एक बात बता दूं आपको हम कि जैसे हम लोग हमेशा पॉजिटिव सोच रखा करें कि हम लोग क्यों नहीं सीख सकते। हम अक्सर बच्चे क्या करते हैं, परीक्षा का जो टाइम चल रहा है निराशावादी हो जाते हैं। अक्सर सोचते हैं कि यार ये नहीं याद हो रहा, वो नहीं याद हो रहा, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। अब आप अपने दिमाग को देखो, एक बात सोचो, यदि हम सोच अच्छी रखेंगे तो हमारा सब कुछ अच्छा होता जाएगा। यार सोचो कि हम क्यों नहीं सीख सकते। अपने दिमाग से कहो हाँ तुम सीख सकते हो, तुम अच्छे हो। जैसे यदि हम भावनाएं बना लें कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं हम पे हो पाएगा, तो ऐसा ही होता जाता है। हम लोग स्वयं अपने को सोचेंगे अरे नहीं हम सोच सकते हैं, हमें समझने की शक्ति है, हम खुद लिख सकते हैं इसका आंसर। तो सोच के लिखा करो, समझ के लिखा करो, आपको लगने लगेगा हर चीज़ आसान है। ये निराशा के मार्ग से निकलकर अपने दिमाग से कहिए कि नहीं तुम बहुत अच्छे हो, तुम कर सकते हो। करने का बस प्रयास करो, आपको लगेगा जो चीज़ कठिन लग रही थी वो आसान लगने लगेगी। बस आप अपने अनुसार चलो, किसी के बताए अनुसार ना चलो कि हम यूट्यूब से देखकर सोचें कि क्या करना हमको, प्लान बनाएं। अब कोई प्लान नहीं, प्लान आपका दिमाग स्वयं बनाएगा। और ये पक्का मान लो, जिस दिन आपका दिमाग आपके लिए प्लान बनाएगा वो सबसे अच्छा होगा, कहीं और की अपेक्षा सबसे बेहतर सिद्ध होगा। ठीक है बच्चों, तो आज का चैप्टर हमारा जो है न्यूक्लिक अम्ल है, इसको हमको सीखना है। इससे पहले आपको कुछ बातें हम बता दें। जब आप लोग बायो का अध्ययन करेंगे तो इसका चैप्टर अलग है और केमिस्ट्री में इसका चैप्टर का नाम जैव अणु है, जिसमें आप लोग इसको देखेंगे। मूलतः जैव अणु की परिभाषा क्या होती है कि हमको जीवित रहने के लिए जिन छोटी छोटी इकाइयों की आवश्यकता, सबसे कठिन कहा जाए या सबसे सरल कहा जाए, मनुष्य को समझना ही होता है। हर व्यक्ति को अपने आप को समझना होता है। सबसे अधिक क्रियाएं करने वाला यदि जीव की बात की जाए तो मनुष्य ही है, सबसे अधिक क्रियाएं करता है वो। सबसे कठिन उसको कह सकते हैं, सबसे आसान उसको कह सकते हैं। तो जैव अणु का मतलब होता है कि हमको जीवन में आसान बनाने के लिए, जीवन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जिन जिन चीज़ों की छोटे छोटे अणुओं की आवश्यकता होती है उन्हें हम जैव अणु कहते हैं। जीवन में जिन जिन छोटे छोटे अणुओं की आवश्यकता होती है वे जैव अणु कहलाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा है, प्रोटीन्स है, एंजाइम है, इम्यूनो अम्ल है। तो उसी प्रकार अम्लों की बात की जाए तो हमारा न्यूक्लिक अम्ल भी उसी श्रेणी में आता है। तो ये एक भाग का भी भाग है, छोटा सा भाग है न्यूक्लिक अम्ल, जो हमारे शरीर की संरचनाओं में बहुत अपनी भागीदारी निभाता है। जैसा आप जानते ही हैं कि प्रत्येक जीवधारी असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। आप बात करिए यूकैरियोटिक सेल की, बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती हैं एक जीव के बनने में, या ऐसा कह सकते हैं कि असंख्य कोशिकाओं से मिलकर हमारे शरीर का या यूकैरियोटिक सेलों का निर्माण होता है। उसमें से आप समझो, जब प्रत्येक कोशिका के पास, भाई प्रत्येक कोशिका है, असंख्य कोशिकाएं हैं, लाखों कोशिकाएं हैं, तो सबके पास अपना अपना केंद्रक होगा। सभी कोशिकाओं के पास अपना अपना केंद्रक होगा। तो सब कोशिकाओं के पास अलग अलग प्रकार की भाई समस्याएं होंगी। सब कोशिकाएं अपने आप को, जैसे मेरे पास मेरा ब्रेन है, आपके पास आपका ब्रेन है। मेरा ब्रेन हमारे अनुसार चलेगा और आप अपने ब्रेन को अपने अनुसार चलाएंगे। आप जैसा सोचेंगे आपका दिमाग सोचेगा, आपका शरीर वैसा ही करेगा और मेरा हमसे करेगा। तो ऐसे सब लोग मिलकर संसार का निर्माण कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? हम सब लोग छोटे छोटी इकाइयों से मिलकर इस संसार का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार छोटी छोटी कोशिकाओं से, बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर पूरा शरीर का निर्माण होता है, जिसके पास स्वयं का अपना अपना केंद्रक होता है। तो हम लोग आज चलते हैं केंद्रक की ओर। देखो भैया, हमको नाभिक सीखना है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, देखो ध्यान दो, ये हमारे पास क्या है, एक कोशिका है और कोशिका में वो सब कुछ होता है जो जीवन के लिए चाहिए होता है। इसमें सब कुछ होता है, लेकिन हमको ये सब कुछ नहीं सीखना है। हमको सिर्फ, क्योंकि कोशिका हम सीख चुके हैं, हमको कोशिका का क्या सीखना है, ब्रेन सीखना है, जिसे हम केंद्रक कहते हैं।
जैसे हमारे शरीर का ब्रेन हमारा मस्तिष्क होता है, जिससे हमारा मस्तिष्क ही बेकार हो जाए तो क्या करेंगे यार, जाएंगे इधर उधर कहीं घूमने लगेंगे, जाकर लड़ाई करेंगे, किसी से मारेंगे पीटेंगे, कोई सही से काम कर पाएंगे? तो पूरे शरीर को नियंत्रित कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। ये सब कुछ तय करता है कि हम लोग क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, सही है या नहीं सही है, ये तो बताएगा। तो पूरी कोशिका को सही ढंग से चलाने के लिए जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई उसका नाम क्या है? केंद्रक है। केंद्रक को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि पूरी कोशिका के सभी कोशिकांगों को ये बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से कार्य करवाता है। तो हमको आज सिर्फ और सिर्फ ये केंद्रक सीखना है, क्योंकि बाहरी पार्ट हम सीख चुके हैं। तो इसको आप निकाल के यहाँ पर रख लीजिए। इसको हमने यहाँ निकाल के रख लिया। पहले हमको ये सीखना है, ये सब कुछ नहीं सीखना है बल्कि ये सीखना है, यही हमको आज सीखना है। अच्छा देखो, जैसे भाई कोशिका के भीतर एक द्रवीय पदार्थ, जलीय पदार्थ पाया जाता था जिसका नाम था, क्या था? कोशिका द्रव्य था। और इस केंद्रक के भीतर भी एक पदार्थ पाया जाएगा, उसका नाम क्या होगा? केंद्रिका द्रव्य होगा या न्यूक्लिक अम्ल होगा। न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं इसको। इसके अंदर जो जलीय पदार्थ पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो बात आए कि इसको सबसे पहले, इस भाई केंद्रक को सबसे पहले किसने देखा था? केंद्रक को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, लेकिन वो इसके विषय में कोई जानकारी नहीं दिया, उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो ऐसा कह सकते हैं केंद्रक को सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट ब्राउन ने देखा। इसको अलग कर लिया। तो केंद्रक में जो अंदर है, अंदर भैया कौन चीज़ है? अंदर ही तो न्यूक्लिक अम्ल है। तो अंदर वाली चीज़ों को झांकने का काम, अंदर वाली चीज़ों को देखने का सबसे पहला काम किसने किया? कार्ल बर्ग ने किया। तो हम लिखते चलते हैं यहाँ पे हैं कि सबसे पहले इसका प्रथम अवलोकन कहा जा सकता है कार्ल बर्ग ने किया। प्रथम अवलोकन किसने किया? कार्ल बर्ग ने किया। इन्होंने सबसे पहले इसके केंद्रक के अंदर झांकने का, देखने का प्रयास किया, परंतु कोई जानकारी खास नहीं दे पाए। इसके बाद इसी अम्ल को, न्यूक्लिक अम्ल को ममाद की कोशिकाओं में देखा गया। इसको ममाद की कोशिकाओं में देखने का श्रेय किसको आता है? फ्रेडरिक मिसर को आता है। फ्रेडरिक मिसर जी ने क्या किया? इसके अंदर देखा तो इनको लगा कोई जलीय पदार्थ है जिसका नाम क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। तो कह सकते हैं कि किसमें देखा था? ममाद की कोशिकाओं में सबसे पहले देखने का काम किसने किया? फ्रेडरिक मिसर ने किया। बच्चों फिर क्या होता है, अगर कहा जाए इसके अंदर जो है और भी चीज़ें पाई जाएंगी, इस बात की पुष्टि कैसे होती? अगर इसके अंदर कुछ देखा गया तो भैया एक प्रकार के ऐसा कह सकते हैं, इसके अंदर जो चीज़ निकली, इसी के अंदर बेटा क्या क्या निकलने हैं? हमारा ये पूरा जो है इसके अंदर का भाग प्रोटीन से और आरएनए से और डीएनए से बना है, जिसमें प्रोटीन है 85%, डीएनए है 10% और आरएनए है 5%। ऐसा कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो जलीय द्रव है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए, जिसमें प्रोटीन 85% पाई जाती है, आरएनए 10% है और डीएनए 25% है। भाई इसी डीएनए में और आरएनए में हमारे, इसी डीएनए में हमारे आनुवंशिक गुण छुपे होते हैं। भाई इसको जब ज़्यादा हम खंगोलेंगे, इसको हम हटा देते हैं, तो इसके अंदर ज़्यादा झांका जाएगा, ज़्यादा देखा जाएगा इस प्रकार से, तो एक प्रकार की श्रृंखलाएँ निकलना प्रारंभ हो जाएंगी, एक प्रकार की कुंडलियाँ निकलना प्रारंभ हो जाएंगी। वो कुंडलियाँ, उन कुंडलियों को सबसे पहले देखने का काम किसने किया? जोहान्स बर्ग ने किया। ऐसा कह सकते हैं इसमें जो अंदर कुंडलियाँ हैं, इन्हें, इसके अंदर भाई कुंडलियाँ होंगी और कुंडलियों को ही हम क्या कहेंगे? क्रोमोसोम कहेंगे, गुणसूत्र कहेंगे। इसी में तो 46 गुणसूत्र छिपा होता है हमारा। सबके अलग अलग गुणसूत्र होते हैं, इसी में सब छिपे होते हैं क्रोमोसोम गुणसूत्र। तो भैया आप देखो, अगर कहा जाए कि इनको सबको सब अलग अलग कुंडलियों के रूप में पृथक करने का, पृथक्करण करने का काम सबसे पहले किसने किया? जोहान्स बर्ग ने किया। जोहान्स बर्ग ने किया। इसके बाद आगे बात बढ़ जाती है कि ये तो देख लिया गया
इसके बारे में बृहद नॉलेज, बृहद अध्ययन जो हुआ है, बृहद जानकारी, सबसे बड़ा मॉडल, भाई किसी ने देखा, किसी ने बताया, किसी ने कुछ किया, लेकिन जो विशेष जानकारी जो सामने आती है वो किसके द्वारा आती है, वो बताई वाटसन व क्रिक ने। वाटसन व क्रिक ने ये बृहद जानकारी दी। वाटसन और क्रिक ने कहा कि डीएनए जो है हमारा आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ऑटोमेटिक चलता जाता है, जेनेटिक्स होता है। अब समझो आप, आनुवंशिक का मतलब ऐसा है कि भाई जैसे माता पिता के जो लक्षण होंगे वे नहीं आनुवंशिकता में आते हैं, बल्कि वे लक्षण आते हैं जो उस जाति के होते हैं, वो अगली पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। आनुवंशिकता को बताएगा कि जैसे इंसान का बच्चा इंसान ही हो सकता है, गैंडा नहीं हो सकता है, हाथी नहीं हो सकता है। तो एक ही प्रकार की फोटोकॉपी जो बनती जाती हैं हमारी आनुवंशिकी की, वो किसके अंतर्गत चलता है, डीएनए के अंतर्गत चलता है। खैर हमको अभी यहाँ तक नहीं पहुँचना है, हमको इससे पहले ही कुछ बातें सीखनी हैं। तो अब इतना तो आप लोग सीख गए होंगे। अब देखो कि इनका मॉडल हम बता दें थोड़ा, और इन्होंने बताया मूल बात क्या बताई कि हमारी आनुवंशिकी लक्षणों को इन्होंने बताया था कि इसके आधार पर आगे की ओर चलते जाते हैं। जैसे एक वो कहावत है कि जैसा भाई आपका पिता होगा, पिता के लक्षण लड़के तो आएंगे हैं, एक ही पीढ़ी के लक्षण। ऐसा नहीं है कि भाई लोग कहते हैं हमारे खून में ही ऐसा है, कहते नहीं कहते हैं हमारा खून उनके खानदान से मिला है। तो हाँ ये होता है, ऐसा पाया जाता है कि माता पिता के अधिकांश लक्षण अपनी संतानों में देखे जाते हैं। एक वो कहानी है, उसमें वो भैया कहानी है उस पर आधारित, भैया हमारे खून में ही ऐसा होता है, हम इतना मतलब ताकतवर ही। एक क्या हुआ, एक शेर था, वो शिकार करने गया और उसको कहीं शिकार नहीं मिला। तो एक लोमड़ी का बच्चा, सियार का बच्चा उसको मिला, बोल ले आया उसको। तो उसने कहा अपनी पत्नी से कहा देखो हम तो इसको नहीं खा पाए, अब आज शिकार तो कोई मिला नहीं, तुम ही इसको खा लो। तो उसकी भाई पत्नी बोली शेरनी कि हम कैसे खा सकते हैं, जब तुम नहीं खा सकते तो हम तो एक माँ हैं, हम भी नहीं इसको खाएंगे। तो उसने कहा क्या कहो छोड़ दो इसको, जंगल जाने दो। तो उसने कहा जंगल में छोड़ दोगे तो जानवर खा जाएंगे। तो कहा इसको यहीं रखो। अब 2 शेर के बच्चे पहले से थे, तीसरा वो हो गया। भाई तीनों साथ साथ घूमने लगे, बड़े हो गए, खूब खेला करते, साथ साथ खाना खाते, घूमते रहते हैं जंगल में। एक दिन क्या होता है कि वो शेर के बच्चे पीछा कर रहे थे हाथी को पकड़ने के लिए, खाने के लिए, मारने के लिए। और सियारों का बच्चा वो पीछे पीछे भाग रहा, साथ में भाग रहा था। तो बहुत दूर तक निकल गया, अब वो हाथी पीछे मुड़ा, तो इस सियार वाला बच्चा आगे चल रहा था। तो उसने कहा भागो 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 भाग चलो, अब जो खा जाएगा हमको। तो बेचारे भाई बहुत साथी थे, वो भी भाग आए। जब भाग वापस आए तो मम्मी सुनने कहा कर देखो मम्मी आज हम लोग शेर का शिकार, वो का नाम हाथी का शिकार कर रहे थे, और दादा बोले भाग चलो, तो हम भाग आए। तो हमें गुस्सा लगी बहुत ज़्यादा, दादा डरपोक हैं। तो वो सियार बच्चे बोले हमें डरपोक कहते हो, हम डरपोक हैं? हम डरपोक नहीं हैं, हम इसलिए चले आए तुम लोग बचाने के लिए, और ज़्यादा बनोगे तुमको मार डालेंगे भी। तो शेरनी ने क्या किया, सियार बच्चे को अकेले में बुलाया, कहा देखो बेटा तुम जानते हो तुम कौन हो? कहा नहीं। कि हम जानते हैं तुम कौन हो। कि देखो तुम्हारे चक्कर में हमारे बच्चे बिगड़ गए, तुम्हारे साथ रहते रहते, क्योंकि भाई तुम्हारे साथ गए उसे मारते, लेकिन तुम्हारे चक्कर में मार नहीं पाए, डर गए। और तुम क्या कहते हो हाथी को मार डालोगे, इनको शेर को मार डालोगे। कि तुम्हारे खानदान में क्या कभी हाथी मारे भी जाते हैं? कि तुम्हारा खानदान सियार का है कि सियार के खानदान में कभी भी हाथी नहीं मारे जाते, और तुम कहते हो उसको मार देते हो। और ऐसा है बेटा, और तुम लड़कों को मारना चाहते हो, और ये तो शेर है तो फाड़ डालेंगे बिल्कुल, तुम भाग जाओ, तुम मार नहीं पाओगे इनको। क्योंकि भाई आपके खानदान में, आपके डीएनए में ही नहीं लिखा है। ये तो शेरों के डीएनए में लिखा होता है वो शिकार करते हैं, आपके डीएनए में क्या लिखा है कि आप ऐसा करोगे? ये और बात है, ये तो कहानी हो गई। ऐसा मत समझना कि जो कहानी में बताया हमने डीएनए का सीधा मतलब यही है। डीएनए का मतलब ऐसा नहीं कि हम कहते हमारे खानदान में ऐसा हुआ हम ऐसा कर देंगे। खानदान से कोई मतलब नहीं है, बल्कि मतलब है किससे? वे सभी गुण पाए जाएंगे जो उस पीढ़ी के हैं। ऐसा नहीं कि आपके पापा हिम्मत वाले हैं तो आप भी हिम्मत वाले होगे, आपके पापा बहुत साहसी थे तो आप भी साहसी होगे, या आपके पापा बहुत मान लिया
माइंडेड हैं, दिमागी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप भी दिमागी होगे। ये कतई नहीं अनुवांशिक का मतलब होता है कि आपके माता और पिता के समस्त गुण आप में आए, बल्कि वे गुण आएंगे जो उस पीढ़ी के होते हैं, वही आगे को चलते जाते हैं। तो बेटा अब हमको समझना है ये न्यूक्लिक एसिड है क्या, इसको हम साफ कर देते हैं। देखो क्या है न्यूक्लिक एसिड, जो हमारा है न्यूक्लिक अम्ल, ये कुछ जटिल टाइप के होते हैं, इनकी संरचनाएं भी जटिल होंगी, अभी आपको हम दिखाएंगे। इनके स्ट्रक्चर जो बनाएंगे ये भी जटिल होंगे और इनको सीखना और समझना कुछ जटिल होता है। देखो ये मूलतः नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। तो इन सब से मिलकर ये क्या होंगे, हमारे सभी पदार्थ इससे में बनेंगे। अच्छा, इसमें आगे भी कुछ बदलाव आते रहेंगे, मैं आपको अभी बता दूंगा। कुछ शब्दावली आपको बता देता हूँ थोड़ी बहुत, जो जान लो क्या क्या होता है। जैसे कि अगर बात कही जाए कि डीएनए से आरएनए बनने में क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनने में क्या होता है, ये बता देंगे आपको अभी आगे। तो पहले चलो इसे बता दें। अच्छा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के क्या होते हैं, मेल होते हैं। इनमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह पाए जाते हैं। ये कुछ जटिल होते हैं। ये होते क्या हैं, देखो हैं क्या ये, आपको हम दो शब्द लिख रहे हैं यहाँ पे हैं। एक है हमारा न्यूक्लियो, ये तीन चीज़ों से मिलकर बनते हैं, तीन चीज़ों से। इसमें आती है नंबर 1 शर्करा और नंबर 2 आती है हमारी नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षार कहते हैं, और नंबर 3 आता है फास्फोरिक अम्ल। अभी आपको सबको स्ट्रक्चर दिखाएंगे। H3PO4 नाइट्रोजन क्षार। देखो आपको हम कुछ शब्दावली दिखा देते हैं इस टाइप के नहीं। ये किससे किससे मिले होंगे, तीन चीज़ मिलके बनेंगे। नंबर 1 शुगर है, शर्करा हमारा आता है, और नंबर 2 है नाइट्रोजन क्षार है, और नंबर 3 है फास्फोरिक अम्ल है। सूत्र इसका होता है H3PO4 होता है। अब हमको ये जानना है, हमने कहा था शब्दावली बता देते हैं। ये देखो हमने बताया यहाँ न्यूक्लियो टाइट, न्यूक्लियोसाइड देख लो पहले, साइड और न्यूक्लियोटाइड। अभी लिख देखो फर्स्ट शार्ट में लिख रहे हैं, फिर लिखने के लैंग्वेज में सब देख लेना। न्यूक्लियोटाइड, ये दो शब्द बहुत कंफ्यूज करते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, आपको हम अच्छे समझा देते हैं। देखो भाई आप लोग समझो इसको। देखो हमने आपसे कहा था जटिल होती, इनकी संगठन कैसा होता है, जटिल होता है। न्यूक्लियोसाइड कहा था और न्यूक्लियोटाइड कहा था। आप लोग कैसे याद करेंगे कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, टाइड क्या होता है, आप अपने मन से सोचो। देखो भाई कोई बड़े आदमी लोग जब आते हैं तो साइड वाले हटे, हटो तुम, हटो हटो कहते हैं, हटो साइड में जाओ। तो इसमें निकल रहा है साइड और इसमें निकल रहा है टाइट। टाइट बनकर तनके आएंगे भाई, जो तनके तुनके खूब आएंगे मतलब बन के आएंगे, वो लोग बड़े होंगे छोटे होंगे, बड़े होंगे, और हटेंगे साइड में छोटे होंगे बड़े होंगे, पहचान लो भाई। जो साइड में हटेगा वो होगा छोटा और जो तनके आएगा टाइट बन के आएगा वो बड़ा होगा। तो साइड में क्या पाया जाएगा, शर्करा और नाइट्रोजन बेस मिलकर बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड। आप इस प्रकार से याद कर लो। परीक्षा में पूछा था एक नंबर में कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, शर्करा और नाइट्रोजन बेस मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे, शर्करा, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक अम्ल भी मिल जाएगा। शर्करा, नाइट्रोजन बेस NB और H3PO4 ये तीनों मिल जाएंगे तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। तो ऐसा कह सकते हैं ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये प्राप्त कहाँ कहाँ होते हैं, हरित लवक में होते हैं, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और कोशिका द्रव में होते हैं। अब आपको सबसे पहले मैं एक एक चीज़ शुगर
फिर नाइट्रोजन बेस और फिर फास्फोरिक अम्ल सिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोग देखो शर्करा। शर्करा की बात की जाए तो शर्करा इसमें है पेंटोस C5 पाई जाएगी। इसमें दो प्रकार की शर्कराएं पाई जाएंगी, एक होगी हमारी राइबोस और दूसरी होगी डीऑक्सी राइबोस, क्योंकि डीएनए है और आरएनए है। भाई आप तो फुल फॉर्म जानते हो आरएनए और डीएनए का, तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोस होगी और आरएनए में राइबोस होगी। तो हमको ये सीखना है। आप लोग कहते हो किया करो तो लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया है, आपको आसानी रहेगी। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी भाई? पेंटोस में क्या होगा? पेंटोस का सूत्र क्या होता है? C5H10O5। क्या सूत्र होता है? C5H10O5। देखो बच्चों, 1:2:1 है। C का अनुपात 1, H का 2, O का 1। बहुत आसानी से समझा रहे हैं आपको। देखो स्ट्रक्चर क्या होगी, इसमें शर्कराएं दो प्रकार की हैं, एक राइबोस है और एक डीऑक्सी राइबोस है। राइबोस किस में पाई जाएगी? आरएनए में पाई जाएगी। और डीऑक्सी राइबोस किस में पाई जाएगी? डीएनए में पाई जाएगी। फुल फॉर्म बता देंगे अभी। स्ट्रक्चर क्या होगी? 4 कार्बन वाला वलय होगा। इसमें 4 कार्बन वाला एक वलय बनाया जाएगा। CH2OH 5वें कार्बन के रूप में लिखा जाएगा। तो भैया क्या है, इसमें 4 कार्बन वाला वलय बनाइए आप और CH2OH जो है 5वें कार्बन के रूप में लिख दीजिए। अच्छा, C5 रहे, H10 रहे, O5 रहे। अब बनाओ, देखो ध्यान से देखो पूरा। देखो गिनती यहाँ से कर लो, 1 गिनती दूसरे रकम से कर देते हैं, 2 3 4 और 5वें पर जो है 5वां यहाँ मान लिया जाएगा। यहाँ क्या होगा? CH2OH। इतना तो उसने कहा 4 कार्बन वाला वलय, 1 2 3 4 बना लिया आपने, वलय बना लिया और 5वें कार्बन ग्रुप में आपने CH2OH को लिख दिया। अब आप देखो ये करने के बाद हम लोग क्या करते हैं। अब भाई आप लोग पीछे सीखे थे गिनती गिनाते हैं, नहीं गिनती गिनाते हैं? गिनती गिनाते हैं। तो भैया हमको C5 करना है और H करना है 10। तो एक देखो C दिख रहा है यहाँ पे, एक C यहाँ मान लिया जाएगा, दूसरा C यहाँ पे, तीसरा C यहाँ पे, चौथा C यहाँ पे और 5वां C। तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना है, कतई मतलब पूरा ध्यान देकर इस चीज़ को समझना है। देखो पूरा ध्यान दो इस पे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5वें कार्बन के रूप में ये। अब H सेट करने हैं तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? HOH, ध्यान दो, HOH, या ऐसा भी कह सकते हो यहाँ पर हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे OH या H का सम्मिलित रूप हो। इधर कर सकते हो OH, इधर कर सकते हो H। ठीक है, ये मत डिस्टर्ब होना कि क्या करना है। ठीक है, ये ध्यान देना। अच्छा, HOH और बेटा H। अब आप गिनो, C हमारे 5 हो गए थे, H गिनो 5, पहले O5 गिनो, 1 2 3, 1 2 3 4 और एक ये 5 हो गए। देखो 1 2 3 4 और 5। H कितने होने हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 2 9 और एक 10। तो आपने देखा कि दूसरे पे हमारा OH आया है, दूसरे पे क्या आया है? OH आया है। तो ये जब दूसरे पे हमारा OH लगे तो जान जाओ ये कौन सा होगा? ये RNA है। कौन सा है? RNA है। ये हो गया हमारा RNA का स्ट्रक्चर हो गया। किसी को इसमें कुछ डाउट है? 1 2 3 4 और 5, C5 हो गया, पूरा हमारा बन के आ गया। इसे लिख सकते हैं आप लोग।
बच्चों ध्यान देना आप लोग, ऐसा नहीं कि यहाँ पे H है तो यहाँ पे OH हो गया, आप यहाँ पे OH कर सकते हो और यहाँ पे H कर सकते हो। इस बात में आप डिस्टर्ब मत होना, सिर्फ आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दूसरे पे OH ही होना चाहिए। मेन आपकी बात क्या है कि दूसरे पर एल्कोहल हो, OH हो, हाइड्रॉक्सी हो, दूसरे पर हाइड्रॉक्सी होना चाहिए, इस बात पे नहीं ध्यान देना है आपको। और एक बात ध्यान देनी है, पांचवें पर CH2OH ही होता है, बाकी तो आप गिन ही लेते हो। अब भाई गिनो, आपके पास C कितने आए, C आए 5, H कितने आए 10 आए और O आया 5, तो आपका हो गया ये कौन है, आरएनए का हो गया पेंटोस है। शर्करा कौन सी होगी, पेंटोस। अब हमको सीखना है ये DNA का होगा, अब आरएनए का सीखना है। देखो आरएनए वाला भी चाक गिर गई, देखो सब कुछ तो वही होगा, इसमें भी वही होगा, बस बारीकी में अंतर छुपा होता है। 1 2 3 4 और यहीं पे 5वां हो जाएगा। इस लाइन सीधी नहीं आ पाई, कुछ देख लो। एक गिनती गिनो, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। 5 में क्या होगा यहाँ बेटा, CH2OH होगा, ये पहले से ही बता दिया गया। अब देखो ध्यान दो, यहाँ OH लिख दो, यहाँ पे H लिख दो। ध्यान दो क्या होगा, इसमें बस इतना ही अंतर होगा कि यहाँ दूसरे पे OH था और यहाँ दूसरे पर H ही रहेगा, OH और यहाँ पे OH, सॉरी H। ध्यान दो क्या हुआ, ये तो सब कुछ सही था, बिल्कुल सही रहा, बस दूसरे पे क्या किया गया, H हो गया और यहाँ दूसरे पे क्या था, OH हो गया। अब C गिनो, 1C 2C 3C 4C और 5C। O गिनो 5, 1 2 3 4, O कितना हो गया, 5 नहीं हुआ। H गिनो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होना चाहिए, 2 3 नहीं 10 ही हुआ, सॉरी, हाँ H 10 आया, C5 H10 O4। इसका नाम भी भैया पेंटोस ही होगा, लेकिन ध्यान दो इसमें क्या है कि दूसरे पर H होगा। ये बात आप बहुत ध्यान दें। एक यहाँ पे बन जाता है क्वेश्चन इस टाइप का कि बताओ किस शर्करा की वलय में, सुनो ध्यान से आप लोग, किस शर्करा की वलय में दूसरे कार्नर पर H होता है और किस में दूसरे कार्नर पर OH होता है। तो आप लोग आराम से बता देंगे, RNA में OH होता है और हमारे DNA में, यहाँ लिख देते हैं DNA में H होता है। ठीक है, अब आप लोग शर्करा समझ गए होंगे, अब आपको हम नाइट्रोजन बेस समझाते हैं। देखो शर्करा हम लोग सीख चुके हैं, अब हमको सीखना है नाइट्रोजन युक्त क्षार, NB कहते हैं। देखो ये क्या होते हैं, ये एक वलय के रूप में पाए जाएंगे और कार्बन तथा नाइट्रोजन को एक साथ बांधे रहते हैं। बच्चों ये अगर पूछा जाए कि इनके मध्य कौन सा बल होता है तो कह देंगे सहसंयोजी बंध द्वारा आपस में संलगित रहते हैं, जुड़े रहते हैं। कौन सा बंध, सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे रहते हैं। ये जल में अभिलेय होते हैं, सॉरी अभिलेय अर्थात जल में नहीं विलीन होते। पूछो कैसे, अगर जल में विलीन हो जाते तो बड़ी समस्या पैदा करते। जल में अभिलेय होते हैं और इनमें कौन कौन से आते हैं, हमारा प्यूरिन्स आता है और दूसरा आता है पिरिमिडिन्स। तो ऐसा कह सकते हैं कि नाइट्रोजन क्षार जो है 2 भागों में बटा है, एक प्यूरिन है और एक पिरिमिडिन है। प्यूरिन में आता है एडेनिन, ए लिख दिया, जी से गुआनिन, प्यूरिन में एडेनिन आता है और गुआनिन आता है, और पिरिमिडिन में आता है थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। 2 आते इसमें, 3 आते इसमें। तो हम सबसे पहले हम आपको प्यूरिन का अध्ययन करवाएंगे। ध्यान दो आप लोग,
इसको पहले सीखो। इसको हम साफ कर देते हैं फिर सीखो, थोड़ा लॉन्ग बनेगा इसका स्ट्रक्चर, इसलिए। नाइट्रोजन बेस हमारा दो भागों में बट जाता था, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स, एजी और बाकी इसमें तो पाए ही जाएंगे। तो खैर ये नहीं सीखना है, पहले देखो प्यूरिन जो है दो वलय मिलकर बनता है। कह सकते हैं कि प्यूरिन जो होगा उसमें दो वलय पाए जाएंगे, दो छल्ले पाए जाएंगे, एक खटभुजी होगा और एक होगा पंचभुजी। अब आप पहले दो बनाते हैं, क्या बताएंगे? इसमें दो वलय मिलेंगे जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन लगाए जाएंगे, खटकोणी और पंचभुजी बनाने हैं। 1 पे 3 पे 7 पे 9 पे एन लगा होगा। बनाओ, देखो भाई बन गया। बन के आ गया। अब देखो गिनती गिनवा दो, 1 2 3 4 5 और 6, इतना कर लिया। 6 7 8 9। क्या पाया कि सबसे पहले हमने क्या किया, दो वलय बना लिए, एक खटकोणी बनाया, एक पंचभुजी बनाया। गिनती गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब दूसरी बात देखने योग्य ये है, ऐसा तो नहीं है कि 6 इसमें भुजाएं 5 उसमें है तो 11 भुजाएं आपको दिखनी चाहिए, दिखेंगी 9 ही, क्योंकि भाई एक में ये दोनों सट जाएंगी। एक कमरा बनाओ आप, अब बीच में दीवार दे दो तो एक में वो आ जाती हैं। तो देखो 1 पे 3 पे 7 पे 9 पे लगाना है n। अब 1 पे 3 पे यहाँ n, 1 पे 3 पे n, फिर भैया 7 पे n और 9 पे n। जो वो कहे ऐसा ही करते हम लोग जाएं। अब भाई दो चीज़ों से मिलकर बना है, कार्बन से और नाइट्रोजन से, तो हमने कार्बन लगा लिए, तो शेष जगहों पर क्या लगाएंगे? कार्बन नाइट्रोजन लगा लिए, क्या लगाएंगे? कार्बन लगाएंगे। C और C, यहाँ पर भी देखो C लगा, C और यहाँ 8 पर भी C लगा दिया। अब देखो 1 पे कार्बन, 3 पे कार्बन, 7 पे कार्बन, सॉरी नाइट्रोजन, 1 पे नाइट्रोजन, 3 पे नाइट्रोजन, 7 पे नाइट्रोजन और 9 पे नाइट्रोजन। बाकी शेष जगहों पे क्या लगा लिया? 2 पे कार्बन और 4 पे 5 पे 6 पे और 8 पे कार्बन लगा दिया। अब काम चालू होगा हमारा, गिनती गिनाओ। आप सबको पता है कार्बन के पास 6 होते हैं, एटॉमिक नंबर 6 होता है इसका, तो 2, 4 ये दूसरा मतलब अष्टक पूरा करने के लिए इसको 4 की आवश्यकता है, दूसरी कक्षा पूरा करने के लिए। और नाइट्रोजन के पास होते हैं 7, 2, 5 इसको 3 की आवश्यकता है। तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन चाहेगा और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन चाहेगा। अब देखो गिनती यहीं से गिनना चालू कर दो, आप लोग कहीं से चालू कर दीजिए। अब भाई यहाँ पे जो n है और यहाँ पे आपका C यहाँ एकल बंध से बंधे हैं। अब देखो आप लोग ध्यान दो इस बात पर कि यदि हम C को 4 चाहिए, एक इधर से ले लेगा, एक इधर से ले लेगा, तो हो जाएंगे इसके पास 2, तो कितना कम रह जाएगा? 2। तो यदि ये यहाँ पर डबल बॉन्ड से बंध जाए तो इसके पास 4 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। एक तरीका है, या आप इसको यहाँ पे ऐसे न कह के यहाँ को बांध दो, यहाँ को बांध दो। मेरे कहने का तात्पर्य है आप कहीं भी जोड़ो, 4 बांधों को पूरा करो। कैसे पूरा करेंगे हम लोग ये समझना हमको। तो गिनती 1 से गिनोगे कि 2 से कि 3 से कि 4 से? सबसे पहले गिनती 1 से चालू होती है, क्योंकि एक क्रम में गिनती गिनेंगे तो आसानी हो जाएगी। अब एक यहाँ का गिने, एक यहाँ गिने, समस्या पैदा हो जाएगी। अब इनको कितना चाहिए है? 3 चाहिए है। 1 इलेक्ट्रॉन इधर से मिल रहा है और 2 इससे ले लेगा। अब देखो यह n पूरा हो गया। अब ये वाला कार्बन जो हमारा है इसको भी 4 चाहिए। इसने n को 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 ही तो इससे लेगा, 1 लेगा। अब इसको चाहिए 4 और ये n दे रहा है तो हो गए 2। तो कहेगा हमें तुम 2 इलेक्ट्रॉन दे दो,
हम तुमको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, कुछ सहसंयोजी बंध से बंधे होते हैं। तो 2 मिल गए यहाँ से और 1 मिल गया यहाँ से, 3 मिल गया, तब भी 1 कम रह गया, तो यहाँ पे लगा दिया एक H लगा दिया। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला N है, इसने 2 इसको दिया है तो 2 इससे ले लेगा इलेक्ट्रॉन और 1 तो यहाँ से मिल रहा है, इसका पूरा हो जाएगा। अच्छा, अब ये वाला जो कार्बन हमारा है इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए है, 1 तो इधर से मिल रहा है, तो कहेगा C से तुम हमको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, डबल बंड से बंध जाओ। तो 1 इधर से मिला और 2 इधर से ले लिया और 1 तो इधर से मिल रहा है, चारों पूरे हो गए। अब ये वाला कार्बन को भी 4 चाहिए, तो 2 इधर से मिल रहे हैं और 1 ऊपर से मिल रहा है 3 और 1 N से मिल रहा है 4। इस वाले कार्बन को भाई कितने चाहिए थे? 4 चाहिए थे। 2 देखो N को से लेगा इलेक्ट्रॉन के, इसको N को दिया था 2 और 1 यहाँ से मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, तो 1 H यहाँ पे हम लगा लेते हैं, 4 हो जाएगा। अब समस्या आगे बढ़ती है, तो भैया अब क्या करें? अब भाई ये जो C हमारा है ये वाला, इसने N से 1 ही तो लिया था इलेक्ट्रॉन, तो इसको कितना देगा? 1 ही इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसको चाहिए तो इनको है 3 इलेक्ट्रॉन, तो N से इससे C से 1 मिलेगा कि 2 लेगा? 2 ले लेगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो, तो इनके पास भी हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, 1 इधर से मिल रहा और 2 इधर से मिल रहा है। अब ये वाला हमारा C बचा, इसको कितने चाहिए? C को कितने चाहिए? 4 चाहिए। कितने चाहिए? 4। तो 2 तो मिल रहे इधर से हैं और 1 मिल रहा इधर से, तो क्या चाहेगा कि 1 H मेरे पास 1 बंद कम पड़ रहा है, तो अपने पास से 1 लगा लेगा, 4 हो गए। अब समस्या N के पास खड़ी है भाई। N चूंकि C को 1 ही दे रहा था, तो C इसको 1 ही तो इलेक्ट्रॉन को देगी और 1 कार्बन से मिल रहा, 2 हो गए। कितना कम रह गया? 1 रह गया, तो 1 H लगा लेगा। तो इस प्रकार से हमारा प्यूरीन वलय पूरा होता है। आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करें? 2 वलय बनाएं, एक खटभुजी और दूसरा पंचभुजी। फिर क्या करें? इस जो होंगे इसमें कार्बन और नाइट्रोजन सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होंगे, आप कार्बन और नाइट्रोजन को लगा दीजिए। 1 पर, 3 पर, 7 पर, 9 पर N लगा दीजिए, शेष पर कार्बन लगा दीजिए, हमारा बन के आ जाएगा। और एक बात आपसे कह दूं, ऐसा मत सोचना आप कि इसमें कोई खास चीज़ देखने वाली है। इसमें खास चीज़ सबसे यही देखने वाली है कि हमारी गिनती और बांडों का क्रम सही रहना चाहिए, एक। और दूसरी चीज़ है कि आप ये न खोजने लगना कि 5-6 भुजाएं यहाँ और 5 वहाँ, 11 भुजाएं मिलेंगी। दोनों एक में संलयित होकर बनते हैं, एक में मिलकर बनते हैं। तो एक में बनाना, अलग अलग न कर देना। यदि आप अलग अलग कर दोगे तो आपके पास 11 भुजाएं, 10-11 भुजाएं निकल के आ जाएंगी, जो आप कभी नहीं पूरा कर सकते। तो हम लोगों ने अब प्यूरीन सीखा। प्यूरीन के अंतर्गत आते हैं हमारे हैं एडेनिन और गुआनिन। उनके स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, वो देखो। देखो हम लोगों ने अभी क्या सीखा था? प्यूरीन को सीखा था। प्यूरीन में 2 प्रकार की श्रृंखलाएं पाई जाएंगी, एक एडेनिन की और एक गुआनिन की। देखो प्यूरीन हमने ऐसा ही तो बनाया था, ये दोनों प्यूरीन ही तो हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, बिल्कुल प्यूरीन ही बने हैं। तो प्यूरीन में एक एडेनिन होता है और एक गुआनिन होता है। तो एडेनिन कैसे बनेगा? ध्यान दो। एडेनिन भाई आपका प्यूरीन देखो यही तो था। तो प्यूरीन से एडेनिन बनाने में क्या करेंगे? पूरा स्ट्रक्चर ऐसा ही रखो जहाँ पे 6 पर क्या लगा दो? एमिनो। ध्यान दो इस बात को। हम लोगों ने प्यूरीन सीखा था अभी। प्यूरीन सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, बशर्ते प्यूरीन में एक आता है एडेनिन आता है और दूसरा गुआनिन आता है। तो एडेनिन को समझने में क्या करें? प्यूरीन का स्ट्रक्चर बनाए पूरा ऐसे, और 6 पर क्या करें? जहाँ पर H था वहाँ पर लगा दें एमिनो, अर्थात NH2 लगा दें। तो ये हमारा किसका आ जाएगा? एडेनिन का चित्र बन के आ जाएगा। दूसरा गुआनिन का सीखना है। तो हम लोगों ने देखो अभी तो पूरा प्यूरीन सीखा, प्यूरीन ऐसे ही तो था, यही तो प्यूरीन है, यही प्यूरीन ही है। तो क्या करें? गुआनिन बनाने में क्या करें? 2 पर, यहाँ देखो 6 पर लगाया था एमिनो और यहाँ कहाँ पर लगाएंगे? 2 पर। तो H को हटाकर यहाँ दूसरे कॉर्नर पर लगा देंगे NH2।
और क्या करेंगे, जहाँ पे 6 होगा वहाँ पे H की स्थान पे हम लगा देंगे OH, तो आ जाएगा हमारा गुआनिन। क्या करें, प्यूरिन का स्ट्रक्चर बनाएं और 6 पर लगा देंगे NH2 तो बन जाएगा एडेनिन, और 2 पर और 6 पर, 2 पर NH2 और 6 पर OH लगा देंगे तो बन जाएगा हमारा गुआनिन बन जाएगा। हम लोग एडेनिन और गुआनिन को सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे पिरिमिडीन को। हाँ, प्यूरिन हो चुका था, अब आया भैया दूसरा पिरिमिडीन। देखो प्यूरिन में क्या था, प्यूरिन सीखा, उसमें AG, एडेनिन और गुआनिन सीखा। अब दूसरा हमारा पिरिमिडीन, इसी के दिवाले बनेगी आगे, DNA RNA में देखना आगे आएगा। पिरिमिडीन में क्या क्या पाया जाएगा, 3 चीज़ें होंगी। उसमें कौन कौन चीज़ हो चुकी, एडेनिन और गुआनिन। इसमें क्या होगा, थाइमिन होगा, साइटोसिन होगा और यूरेसिल होगा। 3 चीज़ें होंगी और तीनों के अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे। खैर, तो अब पहले हम पिरिमिडीन का निर्माण सीखें और उसके अंतर्गत वाली बातें बाद में सीखेंगे। तो निर्माण क्या होता है, इसमें क्या होगा, देखो जब हमने अभी सीखा था प्यूरिन तो उसमें 2 वलय बनते थे और पिरिमिडीन का एक ही वलय बनेगा। नोट पॉइंट में बात सुन ध्यान से, बहुत काम की बात है। इसका एक ही वलय बनेगा। तो इसमें कार्बन के 4 और नाइट्रोजन के 2 परमाणु होंगे। तो बनाना चालू करो, कार्बन के 4 और नाइट्रोजन के 2। बस पहले खाली लाइनें खींचो। 6 हो गई, कार्बन के 4 और नाइट्रोजन के कितने, कार्बन के 4 नाइट्रोजन के 2। ठीक है, तो इतना करने के बाद क्या करते हैं, गिनती गिन लीजिए, 1 2 3 4, यहाँ से गिन लो नीचे से 1। हाँ रुक जाओ, गिनती मत गिनो, खास बात सुनो। इसमें क्या होता है, जो गिनती होगी वो दक्षिणावर्त होगी, इधर से इधर को ध्यान दो। 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6 कहीं से गिन सकते हो। अच्छा, इतना कर लिया। अब 1 पे और 3 पे क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। 1 यहाँ है और 3 हमारा यहाँ है, यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन। तो शेष 4 जगह क्या होगा, कार्बन होगा। C 5 यहाँ लिख दो, C और C। अच्छा, अब इतना करने के बाद अब सुनो, ये जो प्यूरिन हमारा है, पिरिमिडीन की अपेक्षा पिरिमिडीन है, प्यूरिन की अपेक्षा छोटे होते हैं, वो दीर्घ होते हैं, लघु हैं कुछ। उनमें 2 आते थे स्ट्रक्चर, इसमें एक ही आएगा। कार्बन के 4 और नाइट्रोजन के 2 परमाणु संलयित होकर इसको बना देंगे। अच्छा, दक्षिणावर्त होंगे, गिनती भी गिना ली। अब देखो क्या होगा, दूसरे कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा होगा। तो दूसरा कार्बन ये वाला है ना, इसके साथ क्या लगा होगा, ऑक्सीजन। अब एक बात है, आप ध्यान दो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बंड के साथ लगेगा, सिंगल डबल साथ। सोचो ऑक्सीजन को कितना चाहिए होता है, 2 चाहिए होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो डबल बॉन्ड के साथ इसको जोड़ दिया जाएगा। अब तक हम लोग कह रहे थे कि भाई जो चीज़ लगाते थे सिंगल बॉन्ड से लगाते थे, इसको 2 बॉन्ड के साथ लगा दिया जाएगा। अब फिर से वही गिनती गिनाने वाला प्रक्रम तो आप जानते ही हो, क्या गिनती गिनाए, गिनवा ही लेना, गिन लेना। ठीक है, चलो गिनवा दें। भाई देखो C है, इसको 2 मिले इधर से इलेक्ट्रॉन और एक इधर से मिला, एक इधर से मिला, इसका काम पूरा हो गया। इसको दिया 2 था तो 2 ले लिया, क्या हुआ। अब आगे देखो, ये यन जो है, यन को कितना चाहिए है, 3 चाहिए है। एक इधर से मिल रहा है और एक इधर से ले ले तो कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ इससे ले लेगा 2, 3 हो जाएगा इसका। अब ये कार्बन कितना चाहिए इसको, 4 चाहिए। 2 इधर से मिल रहा है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल रहा है, एक लगा दो H, एक। अब एक कार्बन डबल बॉन्ड साझा कर लेंगे, 1 और 2 3 और 1 4, 2 3 और 1 4, 1 2 और 1 3, हमारा बन के आ जाता है। तो इतना तो आप लोग सीख गए। अब इसमें क्या, इसमें भी पाए जाएंगे, कौन कौन चीज़ पाई जाएंगी भाई, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। आप उनके भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हम लोगों ने पिरिमिडीन सीखा था, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है पिरिमिडीन का ही है। अब पिरिमिडीन से यदि हमको थायमीन बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे? पूरा बना लिया हम लोगों ने, क्या बना लिया? पिरिमिडीन, ऐसे तो बनाया था अभी हम लोगों ने। अब क्या करो, इसमें 2 पर 4 पर कार्बन होते हैं और उन कार्बनों पे लगा दो ऑक्सीजन। 2 पे तो पहले ही लगाया था हम लोगों ने ऑक्सीजन जब बनाया था पिरिमिडीन को, और 2 के अलावा कहाँ पे लगाओ? 4 पर भी लगा दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से। अब आप सोचो, जब यहाँ पे H था, ध्यान दो, बहुत ध्यान दो, यहाँ पे खूब ध्यान दीजिए। देखो ये हमारा प्यूरिन का था, सॉरी पिरिमिडीन का था। पिरिमिडीन में पहला आता हमारा है थायमीन। तो हमने थायमीन बनाना जब स्टार्ट किया तो कुछ नहीं करना था, पहले से ही प्यूरिन में 2 पर, पिरिमिडीन पे 2 पर O लगा था, लेकिन हमको क्या बनाना है? थायमीन बनाना है। तो 2 और 4 पे क्या लगा दें? 2 और चौथे कार्बन पर लगा दें ऑक्सीजन। तो यहाँ चौथे का जो H है हट जाएगा, O लग जाएगा, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब सोचो, जब यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा तो यहाँ का जो एक बॉन्ड है 2 और 2 4 5, तो आपका यहाँ का सिंगल बॉन्ड ही रह जाएगा, ये हट जाएगा। क्योंकि भाई 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। 2 पे लगा दिया और 4 पे लगा दिया, और 5वें कार्बन पर CH3 अर्थात मेथिल समूह लगा होगा। तो जहाँ पे हमारा 5वां H होगा इसे हटा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए CH3, तो हमारा बन के आ जाता है थायमीन। क्या किया? दूसरे पे तो पहले से कार्बन था और चौथे पर भी कार्बन लगा दिया, और 5वें पर हम लोगों ने मेथिल समूह लगा दिया, जिससे हमारा बन गया थायमीन बन गया। दूसरा है, उसको सीखो, साइटोसिन, यूरोसिल को भी सीख लो। हमारा ये जो नाइट्रोजन बेस चैप्टर है ये निपट जाएगा। हाँ, तो साइटोसिन में क्या होगा, जैसे हम लोगों ने भी सीखा था पीछे इसका। अब साइटोसिन में कुछ नहीं, जैसा हमारा पिरिमिडीन था सेम ऐसा ही बना लिया जाए, बल्कि जो चौथे कार्बन पे O होता था, O को हटा कर क्या लिख दें? NH2 लिख दें। तो O को हटा के आप NH2 जब लिखोगे तो बेटा NH2 तो सिंगल बॉन्ड से लगेगा, तो एक बॉन्ड बच जाएगा, वो कहाँ लगा दोगे? यहाँ पर आप लगा दोगे, सॉरी, हाँ ठीक है, हो जाएगा। तो ये बन के हमारा आ जाएगा पिरिमिडीन का। और यूरेसिल का क्या करेंगे? यूरेसिल का पूरा ऐसा बनेगा जैसे उसका होता था हमारा। बस इसमें खास ध्यान देने वाली बात ये कि जैसे 2 पे और 4 पे ऑक्सीजन ही लगा होगा, बाकी सेम पिरिमिडीन की स्ट्रक्चर जैसी है वैसे उठा के लिख दी जाती है। तो हम लोग पिरिमिडीन को भी और की सहायता से यूरेसिल को भी सीख गए और इसको भी सीख गए। अब हम लोग देखो तीसरा क्या बचता था? 3 चीज़ें होती थी, बताई थी हमने। एक था हमारा शर्करा था, शर्करा सीखे। दूसरा था नाइट्रोजन बेस था, नाइट्रोजन बेस सीखे। अब तीसरा बचा हमारा फास्फोरिक अम्ल या फास्फेट, इसको सीख लें, फिर अगले बाद में आपको आगे की बात सिखाएंगे। देखो इसको, तीसरा है हमारा फास्फोरिक अम्ल। इसमें क्या होता है? फास्फोरिक अम्ल में समूह होता है फास्फेट। ये जो है इसका फार्मूला है H3PO4, हाइड्रोजन के 3 परमाणु, एक P का और 4 ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर इसको बनाते हैं। तो इसमें क्या क्या होगा? H+ आयन मुक्त होंगे और जल का अणु पृथक होकर इससे जल निकल जाएगा, तो क्या बनेगा बेटा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। न्यूक्लियोटाइड को आपको हम पहले ही बता चुके थे। ये क्या क्या होते हैं? ये मोनोफास्फेट न्यूक्लियोटाइड होते हैं, डाईफास्फेट न्यूक्लियोटाइड होते हैं और ट्राईफास्फेट न्यूक्लियोटाइड होंगे। फास्फेटों के बारे में आपको हम आगे बता देंगे, थोड़ा कुछ शब्दावली सीख लीजिए थोड़ी बहुत, उसके बाद समय भी हो रहा है, फिर अगले बार में आपको हम अधिक समझा देंगे। देखो जब अगला वीडियो आएगा तो उसमें अधिक शब्दावली हम बता देंगे, कि अभी हमको DNA RNA ही बाकी है। तो खैर ये कुछ चीज़ देख लो। त्रिकूट क्या होता है? त्रिकूट क्या होता है बेटा? DNA पर 3 नाइट्रोजन क्षारक लगे होते हैं, तो आपको क्या कहेंगे? इसको त्रिकूट कहेंगे। याद कर लीजिए, त्रिकूट का नाम जाना आता है, DNA पर 3 नाइट्रोजन क्षारक लगे होते हैं। समापन कूट क्या होता है? प्रोटीन का जो श्रृंखलाबद्ध
निर्माण है, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? आरएनए करता है। तो प्रोटीन की श्रृंखलाबद्ध निर्माण को रोकने की क्रिया क्या कहलाती है? समापन कूट। किसी चीज़ को समाप्त कर देना समापन कूट होता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बेटा? डीएनए से आरएनए को बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और ट्रांसलेशन क्या है? एमआरएनए की प्रोटीन श्रृंखला का बनाए रखना एमआरएनए कहलाता है। देखो बच्चों, आज समय भी हो रहा है और हम आपको अगले बार में कल ही आपको डीएनए आरएनए के बारे में बहुत जानकारी देंगे, क्योंकि आज का चैप्टर इतना लंबा हो गया है कि समय भी हो रहा है, तो इसको यहीं पे एंड कर देते हैं आज। कल के लिए शेष।